हमने अब तक 4 प्रश्न कर लिए हैं प्रश्नावली 1.2 के। पहला प्रश्न करवा दिया मैंने, दूसरा करवा दिया और चौथा प्रश्न करवा दिया था। अब हम तीसरा प्रश्न, छठवां प्रश्न और पांचवा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर समझिए। सबसे पहले आपसे मैं छठवां क्वेश्चन ही आंसर करवा रहा हूँ। छठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा सुनिए। व्याख्या करो कि एक संख्या आपको ये वाली दे रखी है, एक संख्या आपको ये दे रखी है, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैंने भाज्य संख्याएं के लिए क्या कहा था कि कोई भी आपकी संख्या है उसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड और तीसरा गुणनखंड, या फिर उस संख्या में 3 या 3 से अधिक संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो हम ले रहे हैं इसमें से पहला 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए 13 और 13 यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या, 7 बचेगा गुणा 11 बचेगा प्लस कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको आप सॉल्व करिए। 13 गुणा 7 गुणा 11 करेंगे 77 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 13 गुणा 78। अब आप देखेंगे 13 तो अकेली संख्या है ही है। इसके अलावा इस पूरी संख्या में यदि आप देना चाहेंगे भाग तो 13 का भाग चला जाएगा, और यहाँ पर और किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, और किसका भाग चला जाएगा, इसमें एक और संख्या का भाग चला जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 संख्याओं का या 3 से अधिक संख्याओं का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। 3 का भाग चला जाएगा, और इसमें इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पर 3 से अधिक संख्याओं का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। यहाँ 3 से अधिक संख्याओं का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। इसलिए यह एक कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या है। इसलिए यह कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इस वाले प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कॉमन लेंगे यहाँ से बताइए, 5 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे आप, 5 कॉमन लेंगे। और 5 कॉमन लेने के बाद जो ये संख्या बचती है 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, आप इनका गुणा कर लेना और फिर उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो उस वाली संख्या में भी 3 से अधिक संख्याओं का क्या चला जाएगा, भाग। 3 या 3 से अधिक संख्याओं का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। इसलिए ये संख्याएं दोनों ही क्या हो जाएंगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो ये वाला प्रश्न आपको खुद को सॉल्व करना है होमवर्क में। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है आपका, 5वां। देखिए 5वां प्रश्न क्या है। 5वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, जांच करो कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि 10 ऐसे जिस 0 पर समाप्त होता है, नहीं होता है। मैंने यहाँ लिख दिया 230 0 पर समाप्त होता है। मैंने लिख दिया ऐसे कुछ कोई संख्या लिख दी 0 पर समाप्त हो रही है। तो क्या 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपको देखना है। तो कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, ये बात पता होना चाहिए आपको। तो आप इसके गुणनखंड करिए तो 2 गुणा 5 होंगे। आप 230 के गुणनखंड करके देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, 5 का भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 के 15, तो 2 और 5 आ रहे। आप इसके गुणनखंड करेंगे तब भी आप देखेंगे, देखो 223 के गुणनखंड करें 2 और 5 आ गया, 10 के गुणनखंड करें 2 और 5 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या के गुणनखंडों में यदि 2 व 5 आते हैं तो वह 0 पर समाप्त होती है। वह संख्या
0 पर समाप्त होगी। तो हमको देखना है 6 की घात n, 6 की घात n को सरल करना है और n क्या है आपका प्राकृत है, तो 6 के टुकड़े करो आप इसके, तो क्या आएगा 2 गुणा 3 की घात n। यदि आप यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर 2 गुणा 3 आएगा। यदि आप n बराबर 2 रखते हैं तो 6 की घात 2 आएगी और ये हो जाएगा बताइए 2 गुणा 3 की घात 2। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। आप ऐसे ही यदि आगे बढ़ते चलें तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर n के किसी भी मान के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल और केवल 2 और 3 ही आएंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ n के किसी भी मान के लिए n के प्रत्येक, ऐसे लिख सकते हैं वाली n के प्रत्येक मान के लिए n जो लिया जाएगा वो कहाँ से लिया जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्याओं से लिया जाएगा। तो n के प्रत्येक मान के लिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 3 आते हैं। अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 0 पर समाप्त कब होगी, मैंने आपको बताया किसी भी संख्या के आप गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके देखेंगे तो उनमें 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। यदि केवल 2 आ रहा है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि केवल 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 0 पर केवल एक ही कंडीशन में समाप्त हो सकती है, जब हर के अभाज्य यानी उस संख्या के गुणनखंड करें आप तो गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों ही दिखने चाहिए। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न समझिए। अब तीसरा प्रश्न क्या होगा, आपसे क्या कहा जा रहा है, HCF और LCM ज्ञात करना है। हम पहला प्रश्न करते हैं, तीसरे का आंसर नंबर 3 और 3 का कौन सा प्रश्न है, पहला। LCM ज्ञात करने 12 का, 15 का और किसका, 21 का। तो इसके क्या करने पड़ेंगे आपको, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर इनके क्या कर लेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड करिए, 12 के करिए, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। 15 के करिए, 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार। आप 21 के गुणनखंड करिए, 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 में 7 का जाएगा 1 बार। इस तरह से आपने गुणनखंड कर लिया। आप लिखिए 12 बराबर 2 गुणा 3 बराबर क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 गुणा 3। आप दोबारा लिखिए 15 बराबर 3 गुणा 5 और 21 बराबर लिखिए आप 3 गुणा 7। इस तरह से आपने लिख लिया ये। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लहसे ज्ञात करना है। तो लहसे के लिए क्या करेंगे, 2 आ रहा है यहाँ पर 2 लिख लिया, 3 आ रहा है 3 लिख लिया, 3 आ रहा है लिख लिया, 5 आ रहा है 5 भी लिख लिया, 3 आ रहा है दोबारा 3 लिख चुके हैं, 7 आ रहा है तो 7 लिख लिया। अब लहसे में और क्या करते हैं, सभी गुणनखंड लेते हैं और ज़्यादा घात। तो 2 के ऊपर कितनी घात है, ज़्यादा 2 घात है तो 2 घात लिख दी। 3 के ऊपर 1 घात है सभी जगह, 5 के ऊपर 1 घात है और 7 के ऊपर 1 घात है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व हो तो इसलिए 4 गुणा 5 कर रहा हूँ तो 20 और 7 गुणा 2 कर रहा 3 कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 21 और 21 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। अब आपको में से ज्ञात करना है,
तो में से कैसे ज्ञात करेंगे? आप कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है सभी में? देखो 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सभी में जो कॉमन आता है वही आपका क्या आता है? में से आता है। तो में से क्या आ जाएगा आपका 3। अब बचे हुए सवाल आपको स्वयं को करके देखने हैं। ये वाला सवाल होमवर्क में है, एक सवाल ये और समझा देता हूँ मैं आपको, लिख लो इसको। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या है आपका। देखिए इसमें देखा आपने 17, 23 और 29 में आप भाषा लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करने पर तो करिए 17 के गुणनखंड तो 17 गुणा 1 आएगा, 23 के गुणनखंड करेंगे तो 23 गुणा 1 आएगा, और 29 के गुणनखंड करेंगे तो 29 गुणा 1 आएगा। तो ले से बताइए क्या आएगा? तो ले से आ जाएगा 17 गुणा 1 लिख सकते हैं आप, गुणा 23 गुणा 29। अब यहाँ पर 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 करिए आप, तो गुणा करेंगे 17 गुणा 23 तो 7 तिया के 21, 3 और 2 5, 2 सत्ते 14, 2 और 1 3, 1 9 3 गुणा और किससे करना है? 29 से, और गुणा कर लेंगे 9 9 नाम 81, 9 तिया के 27, 3 30 और 5 35, 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा आपका, तो 9 3 3 और क्या आ जाएगा 11, तो 11,339 आपका क्या आ जाएगा? लेस है। और यदि में से की बात करें आपने इन सभी को गुणा कर लिया, कितना आ जाएगा? 11,339 आ जाएगा। और में से की बात करेंगे तो सभी में क्या दिख रहा है? 1 1 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब सपोज करो ये 1 1 1 नहीं दिखते तो आप क्या लिखते हैं वहाँ पर? एक तो सभी में कॉमन ही रहता है, तो जो कॉमन रहता है उसको ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका में से और ये आ जाएगा आपका आंसर। आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क में करना है। हाँ तो देखिए अब अगला प्रश्न क्या है हमारा। किसी खेल के मैदान के, हमारे पास कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। किसको? सोनिया को। इस मैदान का यदि एक चक्कर लगाना है तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, जबकि रवि कितना समय लगाता है? 12 मिनट लगाता है। और रवि जो है उसी मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 12 मिनट लगाता है। दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। और कैसे प्रारंभ करते हैं? वो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए कि वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो आपके पास ये वृत्ताकार मैदान है कोई भी, यहाँ पर रवि भी है और सोनिया भी है। एक रवि है और एक कौन है? सोनिया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सोनिया जो है वह तो 18 मिनट में चक्कर लगा रही है। सोनिया तो कितने मिनट में चक्कर लगाती है? 18 मिनट में। और रवि कितने मिनट में चक्कर लगाता है? 12 मिनट में। तो ये बताइए जब ये एक पूरा चक्कर पूरा कर लेंगे तो कौन पहले पहुंचेगा? रवि पहले पहुंचेगा या सोनिया? तो जल्दी कौन लगाता है चक्कर? रवि लगाता है। इसका मतलब हमारा जो रवि है ये तो पहुंच गया यहाँ पर, पहुंच गया रवि तो। लेकिन जो सोनिया है वो कहाँ रह जाएगी? जब 18 मिनट में लगाता है तो रवि पहुंच गया तो सोनिया लगभग यहाँ रह जाएगी, यहाँ रहेगी नहीं रहेगी। तो ये वाली दूरी का जो डिस्टेंस आ रहा है दोनों में, ये वाली दूरी का डिस्टेंस आया नहीं आया, इतनी दूरी आगे पीछे हो गई। अब इस दूरी को यदि हमें कवर करना है, इस दूरी को यदि हमें कवर करना है तो क्या एक चक्कर में काम हो जाएगा? कि हमारा एक चक्कर में इतनी दूरी का अंतर आया है?
अब वो दोबारा भागेंगे दूसरा चक्कर तो अंतर थोड़ा और कम होगा, इसके बाद और चक्कर लगाएंगे तो अंतर थोड़ा और कम होगा, ऐसे ये वो चक्कर लगाते हुए चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि चक्कर हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे तो समय भी तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हमें समय क्या क्या दे रखा है, 18 मिनट और 12 मिनट। तो एक चक्कर लगाया तो 12 मिनट तो वैसे ही लग गए, इसका मतलब 12 मिनट बाद तो वो मिलेंगे नहीं। या सोनिया ने एक चक्कर लगाया तो उसको 18 मिनट लग गए, तो इसका मतलब 18 मिनट में भी नहीं मिल सकते हो। इसका मतलब थोड़ा समय और ज़्यादा लगेगा, हमारा समय थोड़ा और ज़्यादा लगेगा। तो जब 12 मिनट भी नहीं आ सकता, 18 मिनट नहीं आ सकता, इनसे कम तो आ ही नहीं सकता है। क्या 12 मिनट और 18 मिनट से कम आ सकता है? तो आप क्या कहेंगे कि इनसे कम आंसर आपका नहीं आ सकता। तो क्या होगा फिर? तो इसका मतलब हमें HCF निकालना पड़ेगा, LCM। हमें इन दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या चाहिए, 12 से और 18 से एक बड़ी संख्या चाहिए। जो रवि है वो कितने मिनट में लगाता है चक्कर? 12 मिनट में। और सोनिया कितने मिनट में लगा रही है? 18 मिनट में। हमें इन दोनों से बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या यदि हमें इनसे बड़ी संख्या चाहिए, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर LCM निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? LCM। तो सोनिया एक चक्कर लगाती है बराबर कितने मिनट में? 18 मिनट में। रवि एक चक्कर लगाता है बराबर कितने मिनट में? 12 मिनट में। हो गया तक। दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर। LCM निकालना होगा आपको किसका? 18 का कौमा 12 का। जो आएगा वो आंसर जो आएगा वो मिनट में आएगा, मिनट बाद मिलेंगे। कितने बाद मिलेंगे? जो इन दोनों संख्याओं का LCM आएगा उतनी मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। तो बताइए 18 के गुणनखंड करिए आप। यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 2 का भाग दीजिए 9 बार, 3 का भाग दीजिए 3 बार, 3 का भाग दीजिए 1 बार। ऐसे 12 के गुणनखंड करिए आप। 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 6 में 3 बार, और 3 का किस में जाएगा? 3 में 1 बार। तो यहाँ से 18 के टुकड़े जो हुए वो 2 गुणा 3 हुए, यानी आप क्या लिख दें? 2 गुणा 3 की घात 2। और 12 के गुणनखंड करे आपने तो 2 गुणा 3 हुए, यानी आप क्या लिख देंगे? 2 की घात 2 गुणा 3। अब यहाँ आपको लैसे ज्ञात करना है, तो लैसे ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 आ रहा है लिख लिया, 3 आ रहा है लिख लिया, 2 आ रहा है ऊपर वाली संख्या में लिख लिया, गुणनखंडों में 3 आ रहा है 3 लिख लिया। दोबारा से 2 देखा, नहीं लिखना। 3 आ रहा है नहीं लिखना, लेकिन क्या देखते? ज़्यादा घात। तो 2 के ऊपर कितनी घात है? 1। यहाँ कितनी है? 2। तो कितनी घात आएगी आपकी? 2 घात आएगी। ऐसे 3 के ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है? 2। तो कितनी घात आएगी? 2 घात। सभी गुणनखंड लेते हैं और ज़्यादा घात लेते हैं, लेकिन एक गुणनखंड को 2 बार नहीं लिखना। तो 2 की घात 2 का मान कितना होगा? 4, और 3 की घात 2 का मान कितना होगा? 9, यानी 36 मिनट बाद मिल जाएंगे दोनों। कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों? तो आप क्या कहेंगे? दोनों वो प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। अब तक हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ ली हैं। जितना भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको रफ कॉपी में करते रहें। जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, और इन प्रश्नों के आप नोट्स भी तैयार करते रहें, जिससे कि आपको दिक्कतें नहीं आए। आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। घर बैठे ही आप पढ़ाई कीजिए। विद्यालय परिसर की ओर से आपको सभी सब्जेक्टों की वीडियो भेजी जा रही हैं। आप उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जिससे आपको समस्याएं कम आएँ। तो हम एक नई अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे। अगली एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है? हमें
इन संख्याओं को √2 है, √3 है, √4 है या √5 है, ये जो संख्या हैं आपकी ये अपरिमेय संख्या होती हैं। आप जानते अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे आप? जिस संख्या के ऊपर अंडर है और यदि आप उसको सरल कर रहे हैं, सरल यानी कि सरल कर रहे हैं और सरल करने के बाद भी अंडर है यानी अंडर उसका नहीं हटा है, तो आप ऐसी स्थिति में उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करो। कि कैसे सिद्ध करना है? कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको सिद्ध करिए। एक प्रमेय और पढ़ेंगे हम, वो हल्का सा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। वो प्रमेय क्या रहेगी सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम p² में किसी का भाग दें a का, p² में a का भाग दे रहे हैं तो p में भी किसका भाग जाएगा? a का भाग जाएगा। यदि p² में a का भाग जा रहा है तो p में भी किसका भाग जाएगा? a का भाग जाएगा। जैसे p का मान ले लिया मैंने 5 का स्क्वायर और यहाँ किसका भाग दे रहा मैं? 5 का। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25/5 यानी क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब इस 5 में यानी इस p में यानी 5 में इस 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा 100%। तो इसका मतलब ये हुआ किसी संख्या के वर्ग में यदि किसी अभाज्य संख्या, यहाँ किसका भाग देना आपको? अभाज्य संख्या का भाग देना है नीचे। ये जो a होगी ये कैसी संख्या होगी आपकी? अभाज्य संख्या होगी। यदि किसी संख्या के वर्ग में अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, यदि किसी संख्या के वर्ग में अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। मैं इस प्रमेय को आपको लिखवा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। अब जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करें तो लिखिए क्या प्रमेय है आपकी। हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे, केवल समझना है। यदि p² में किसी अभाज्य संख्या a का भाग जाता है तो a का भाग जाता है तो p में भी a का भाग जाएगा। तो p में भी किसका भाग जाएगा? a का भाग जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, p² में यदि a का भाग जा रहा है इसलिए p में किसका भाग जाएगा? a का भाग जाएगा। p² में a का भाग जा रहा है तो p में भी किसका भाग जाएगा? a का भाग जाएगा। मैं और बता देता हूँ, जैसे 10 का स्क्वायर है हमारा, 10 के स्क्वायर में यदि आप 5 का भाग देना चाहे, उदाहरण समझ लो आप, 10 के स्क्वायर में यदि 5 का भाग देना चाहे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 में 5 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 20। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो संख्या यानी कौन सी संख्या का वर्ग किया था हमने? 10 का। तो 10 में भी किसका भाग जाना चाहिए था? 5 का भाग जाएगा। देखिए जाएगा नहीं जाएगा? तो आंसर क्या जाएगा आपका? 2। तो ये आपको अगली एक्सरसाइज में प्रमेय काम आएगी और हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है, √3 एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है।